हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 2 को पढ़ना शुरू किया था। इसमें हमने जस्ट अंडरस्टैंड किया था व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट और इसके फीचर्स को हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, मल्टीफेसेड है और फार रीचिंग इम्पैक्ट है। मल्टीफेसेड में क्या इसका मीनिंग था, दैट कोई भी अगर चेंज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो चेंज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव है, तो वही चेंज किसी दूसरे एनवायरनमेंट के लिए, मतलब किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक नेगेटिव चेंज होगा। और हमने कोविड का एग्जांपल यहाँ पे देखा था। फर्दर हमने यहाँ पर ये भी देखा था डायनामिक। तो डायनामिक में क्या होता है, ये काफी स्पीड से चेंज होता है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और कॉम्प्लेक्स वाले में तो हमने काफी कॉम्प्लेक्स सा एग्जाम्पल से इसको डिस्कस किया था कि कोई भी एक चेंज अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है तो उसको समझने में, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, इंडिविजुअली इनको समझना आपके लिए इजी है, लेकिन एक साथ इसको इकट्ठे इसका इम्पैक्ट को एनालिसिस करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। और इसमें हमने इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन वाले एग्जाम्पल को लेकर देखा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि आप इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दो तो आपका इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर हमने इसका फ्लिप साइड भी चेक किया था। तो इस तरह से करके बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसके अलावा इसको इंडिविजुअली समझना फिर भी इजी हो जाएगा, लेकिन एक साथ इसको समझना आपके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको पता चल रहा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? अब ऑब्वियस सा बात है, अगर आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस को, या आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को इतना इम्पैक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो डाउट है ही नहीं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब द क्वेश्चन वेदर बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट और नॉट डज नॉट अराइज हियर। वो तो हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर करके क्यों नहीं चल सकता, उसको क्यों ध्यान रखना पड़ेगा और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से सबसे पहले आपको यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपके क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और क्या थ्रेट्स आपके पास आने वाले हैं, या किन थ्रेट्स को आपको प्रिपेयर करना है आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन को। सो when we say that the business environment is important because we have to, the business organization will have to determine the opportunities and threat। तो इसका ये मतलब होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, तो वो बार बार चेंज होगा। तो एक चेंज आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है वो आपके लिए नेगेटिव हो। तो अगर आपके लिए कोई भी एक चेंज पॉजिटिव है तो आपके लिए वो क्या बन जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और कोई चेंज आपके लिए अगर नेगेटिव है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, थ्रेट बन जाएगा। अब आपको सिर्फ थ्रेट को ही आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो, थ्रेट को आप आइडेंटिफाई करते हो किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल। अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है तो आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करोगे। अपॉर्चुनिटीज को आप क्यों आइडेंटिफाई करना चाहोगे, बिकॉज आपको ग्रो भी तो करना है, राइट आपको ग्रो भी तो करना है। जस्ट टेक इट लाइक अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच के अंदर अगर आप अगर एक टीम को देखते हो तो आपको एक ऐसा टीम भी चाहिए जो अच्छा, मतलब एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए जो अच्छा डिफेंड कर सकता है कि अगर विकेट्स फटाफट से गिर जाए तो एटलीस्ट वो वहां पर मैच को संभाल के रख सके। और ऑन दी अदर सेंड हमें एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए जो जब भी चांस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उसको वो नॉक करके बॉल को सिक्सर मार सके। तो आपको ये एक चीज ध्यान रखना है, that you have to identify both opportunities and growth। Why opportunity identification is important? Because it is important for the growth। and threat को आपको identify इसलिए करना है ताकि आप survive कर सको, और वहां से ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आप बाहर हो जाओ या आप आउटडेटेड हो जाओ। दूसरा, इट विल ऑल्सो गिव द डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। तो आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको अलग अलग फैक्टर्स के साथ क्या करेगा, आपको जैसे वो बोलते हैं ना, सिग्नल्स देगा कि यहाँ पर एरिया है। तो बेसिकली हाउ विल यू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटीज, सेम वे
यही अपॉर्चुनिटीज से आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? ग्रोथ। आप जब आइडेंटिफाई कर सकोगे कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोविड-19 जैसे ही हुआ, आप नोटिस करना बहुत सारे कंपनीज जो पहले सैनिटाइजर नहीं बनाते थे, वो बहुत सारे कंपनीज अब सैनिटाइजर बनाने लग गए। कंपनीज लाइक, मैं आपको बताता हूँ, आईटीसी, कंपनीज लाइक डाबर, करेक्ट, ये सब अब क्या करने लग गए? मारिको, ये सब सैनिटाइजर बनाने लग गए। पहले ये सैनिटाइजर नहीं बनाते थे, पहले सैनिटाइजर मतलब हम बोलते थे डेटॉल, राइट, या फिर सेवलॉन, ये सब हम नाम आता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप चेक करो तो सिर्फ ये कंपनीज नहीं है जो सैनिटाइजर बनाते, बहुत सारे कंपनीज है जो सैनिटाइजर बनाने लग गए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अभी नए स्टार्ट हुए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सैनिटाइजर और लेट्स से मास्क एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपको क्या करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट विल आल्सो गिव यू द डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर आप कुछ नया काम कर सकते हो। सो द इंटरेक्शन विद द बिजनेस एनवायरनमेंट enable the business to identify the area of growth and expansion for their activities। आप एक और सिनेरियो चेक करो, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के लिए, हर डेवलपिंग कंट्री के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों? आप देखो जितने भी बड़े कंपनीज है सब इंडिया को पिच करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज पॉपुलेशन। आप देखो वॉलमार्ट इंडिया के अंदर आया, आप अभी देखो आइकिया इंडिया के अंदर एंटर कर चुका है। इसी तरह से एलॉन मास्क वो भी इंडिया के अंदर एंटर करने के लिए पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो ये सब क्यों? इसका रीजन क्या है? द रीजन, सिंपली द रीजन इज बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इंडिया के अंदर काफी ह्यूज पॉपुलेशन है और यूथ पॉपुलेशन है जहां पर बाइंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट्स द रीजन दे वांट टू टारगेट इंडिया। सो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको ग्रोथ के लिए भी बताएगा कहाँ कहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप इंडिया एक एंटर कर सकते हो। आप सेम वे अगर यहाँ पर चेक करो मेक इन इंडिया, अगर आप मेक इन इंडिया को देखो तो मेक इन इंडिया के अंडर भी हम लोगों ने क्या किया? गो ग्लोकल, ये जो आया था ना, ग्लोकल, वोकल फॉर लोकल, ये आप देखते हो, वोकल फॉर लोकल। अब आपको पता है गवर्नमेंट वोकल फॉर ग्लोकल लोकल को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, जो मेड इन इंडिया ब्रांड से उनको प्रमोट कर रहा है। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि मेड इन इंडिया के अंदर आप यहाँ पर बिजनेसेस को स्टार्ट करो सो दैट यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपके लिए क्या हो गया? दिस गिव्स यू द डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से। इसके अलावा फॉरगेट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, आप जो बिजनेस में पोजीशन आपने मेंटेन करके रखा हुआ है उसमें हो सकता है अचानक से कोई चेंज आए, या आपको ध्यान रखते रहना पड़ेगा नए नए अपडेट्स के लिए। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूस लर्निंग। आप चेक करो आपका जो मोबाइल फोन में एप्स है, ठीक है, बहुत सारे एप्स है, वो देखते हो कई कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो हर 15-20 दिन के अंदर उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आता है और वो क्या बोलते हैं, हमने उसको इम्प्रोवाइज कर दिया, हमने इम्प्रोवाइज कर दिया। उसमें कुछ वो बताएंगे नहीं कि क्या नया फीचर ऐड हुआ है, वो बस खाली क्या बताते हैं कि हमने इसको इम्प्रोवाइज कर दिया है। सो दैट्स व्हाट गोज हियर, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है तो आपको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या नया चीज हो रहा है, क्या नया डेवलपमेंट्स हो रहा है। क्या, ये देखो ये जो यहाँ पर वर्ड है ना, प्रेडिक्ट द चेंजेस, अब आगे आने वाले टाइम पर क्या होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। सो जब भी अप्रैल का महीना आया था ना, तब बहुत सारे लोगों ने जो एयरलाइन कंपनीज है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिगो, इंडिगो के शेयर्स को सेल कर दिया था, ठीक है। अप्रैल के महीने में बहुत सारे लोगों ने इंडिगो के शेयर्स को सेल कर दिया था। क्यों शेयर्स को सेल कर दिया? बोला देखो लॉकडाउन आ चुका है, लॉकडाउन आ गया है, इसका मतलब इंडिगो अभी कोई प्लेन को उड़ाएगा नहीं, अगर वो प्लेन को उड़ाएगा नहीं तो उनका इस वक्त रेवेन्यू जो होगा वो क्या रहेगा? जीरो। पर क्या उनके एक्सपेंसेस भी जीरो है? आंसर इज नो, एक्सपेंसेस उनके सेम है। दिस मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इनके लिए डेफिनेटली क्या होने वाला है? लॉसेस होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने इंडिगो के शेयर को बेच दिया था। अब क्या होता है, ये देखो ये जैसे शेयर मार्केट चल रहा है, ये प्राइस ऐसे से आ रहा है, ये लोगों ने शेयर्स को बेचना शुरू किया तो ये प्राइस आ गया यहाँ पर। कुछ लोगों ने क्या किया, यही टाइम पर यहां से शेयर्स को खरीदना शुरू किया, ठीक है। अब मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, दिस वाज लेट्स से अप्रैल, ये जो पूरा टाइम था यहां तक, ये पूरा टाइम जो था ये आप ऐसे समझ लो ये अप्रैल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये आपका मिड मई से शुरू होता है, मिड मई से धीरे धीरे लॉकडाउन्स आपके हटने लगे, रेस्ट्रिक्शंस हटने लगे, फिर ग्रेजुअली आया कि एयरलाइंस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सब लोगों को पता है कि अब आने वाले टाइम पे
सॉरी सॉरी, ये वाला स्लाइड, कैन यू सी दिस नाउ? कैन यू सी दिस नाउ? ओके, सो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे लोगों ने अप्रैल में इंडिगो के शेयर्स को यहाँ पर सेल कर दिया। अब क्यों सेल किया? उनका लॉजिक ये था कि लॉकडाउन हो गया तो रेवेन्यू तो फॉर्म का जीरो रहने वाला है, लेकिन एक्सपेंसेस उनके सेम टू सेम रहेंगे, जिसकी वजह से इनको क्या होगा, काफी ज्यादा लॉसेस होगा। तो ये देखो, ये जैसे शेयर मार्केट में ग्राफ में आपको बता रहा हूँ प्राइस का, ठीक है, ये मैं आपको प्राइस का ग्राफ बता रहा हूँ। तो आप ये देखो, ये प्राइस जैसे पहले मार्च में चल रहा था, फिर जैसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन का डाउट हुआ तो यहाँ पर प्राइस नीचे गया, फिर लगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोविड से इतना इशू नहीं होगा, तो प्राइस ऊपर चला गया, फिर ये प्राइस देखो यहाँ पर नीचे चला गया। तो आप ये देखो मिड में तक ये प्राइस क्या हो गया, नीचे हो गया। उसके बाद में ये प्राइस क्या होने लगा, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। क्यों ऊपर आने लगा? क्योंकि आप पता था लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन हटने वाले, लोग दोबारा से ट्रैवल करेंगे। तो कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जैसे मई के महीने में, मई एंड में बहुत सारे लोगों ने जून में क्या कर लिया, शेयर्स को खरीद लिया। इस टाइम पर शेयर्स को उन्होंने बाय कर लिया। क्यों बाय किया? क्योंकि उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि देखो भाई, ये जो सिचुएशन था कि इनका रेवेन्यू जीरो, एक्सपेंसेस सेम टू सेम, क्या ये पूरे टाइम ऐसा रहेगा? आंसर इज नो। भाई 2-3 महीने का था, लेकिन एक बार जब बिजनेस रिज्यूम होगा तो ये अपने लॉसेस को क्विकली रिकवर कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने उस समय ये शेयर्स को बाय कर लिया। अब उन्होंने क्यों बाय किया? बिकॉज उन्होंने बोला अब दोबारा से लॉकडाउन आने वाला नहीं है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा सिचुएशन था, अब ऐसा सिचुएशन दोबारा आएगा नहीं। अब ऐसा सिचुएशन अगर दोबारा आएगा नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है, कंपनी को इस तरह से लॉसेस होगा नहीं। इस तरह से अगर लॉसेस नहीं होगा तो ये शेयर प्राइस नीचे गिरेगा नहीं। तो मतलब बेसिकली अपना जो शेयर है वो बॉटम आउट हो चुका है, अब ये धीरे धीरे ऊपर ही जाता रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने मई एंड में, जून के महीने में इंडिगो के शेयर्स को खरीद लिया। अब आपको 2 दिन पहले का आर्टिकल बताता हूँ। इंडिगो ने बोला है हम अपने 80% कैपेसिटी पे वापस आ गए, और आप इसीलिए देखो इंडिगो का जो शेयर प्राइस है अभी वापस से क्या होने लग गया, वो ऊपर होने लग गया। तो व्हाट यू बेसिकली डिड, यू प्रेडिक्टेड। आपने क्या किया? आपने प्रेडिक्ट किया, आपने फोरकास्ट किया कि हाँ ये जो शेयर प्राइस है ये अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडिगो के रेवेन्यूज इंप्रूव होने लग गए। तो आपने ये कैसे किया? क्योंकि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट किया, यू इंटरैक्टेड विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड दैट इज द रीजन यू कुड कॉम्प्रीहेंड एंड यू कुड प्रेडिक्ट दैट आने वाले टाइम पे बिजनेस ऊपर जाएगा, ग्रो करेगा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया, प्रेडिक्ट द चेंजेस? क्या ये प्रेडिक्ट द चेंजेस आपको समझ में आया? यस सर। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। चलिए, तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट भी दिखा देता हूँ, तो आपको और ज्यादा शायद यहाँ पर समझ में आने लगेगा। यू गेट यूज टू ऑफ दिस। और ये देखो, ये मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये इंडिगो, अपना इंडिगो का चार्ट है moneycontrol.com पे। तो आप यहाँ पर अलग अलग 1 मंथ चार्ट आप देख सकते हो, आप 3 मंथ चार्ट देख सकते हो, 6 मंथ चार्ट देख सकते हो। तो आप देखो 6 मंथ्स वाला चार्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अभी दिसंबर 2020 पे, या आप ईयर 1 का भी अगर चार्ट देखोगे तो आप ये देखो, ये अप्रैल में शेयर प्राइस नीचे चला गया था, है कि नहीं? ये देखो कहाँ, इसके पहले 1400 पे ट्रेड कर रहा था। अब ये देखो, फेब 12 तारीख को, 17 तारीख को 1400 का ट्रेड कर रहा था। फिर जैसे जैसे देखो टाइम आ रहा है, ये शेयर प्राइस नीचे गिरा, नीचे गिरा, और आप ये देखो ये कहाँ पहुंच गया, 800 पे पहुंच गया प्राइस। फिर देखो धीरे धीरे देखो मई में वापस से प्राइस नीचे गिरा, लेकिन फिर जैसे जैसे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन उठा, यहाँ पर देखो शेयर प्राइस ऊपर उठने लगा, ये वापस से नीचे गया, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वापस से एक और वेव आ जाएगा। और आज की डेट में आप देखो ये वापस से शेयर प्राइस पहले से भी ज्यादा, कहाँ, फरवरी में जो आपको शेयर प्राइस यहाँ पर 1400 का मिल रहा था, 1300, वो अब देखो 1700 का हो गया। तो अगर किसी ने यहाँ पर शेयर को परचेज किया, तो आपने प्रेडिक्ट कर लिया ना। आपने मई एंड में, सपोज करो यहाँ पर अगर किसी ने शेयर को परचेज किया, तो उस इंसान ने बेसिकली क्या किया, प्रेडिक्ट कर लिया कि यार अभी तो 900 रुपए का शेयर है, आई एम वेरी श्योर आने वाले टाइम पे, अब जब लॉकडाउन हटेगा तो यहाँ पर प्राइस ऊपर हो जाएगा। तो ये देखो, ये हो गया बेनिफिट। तो आपने क्या किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस किया, और ये एनालिसिस करने की वजह से आपको फायदा हो गया, और यहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटीज भी निकाल लिया। यस और नो? इसी तरह से कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा,
आप देखो कुछ लोगों ने यहीं पर शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया होगा, ये देखो इस टाइम पर शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया होगा। क्यों? बोले यार अभी आने वाले टाइम पे पक्का लॉकडाउन होने वाला है, लॉसेस होएगा, या किसी ने यहीं पर ही प्रेडिक्ट कर लिया, फरवरी के महीने में लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया, जब हम सब इतना ज्यादा सोच भी नहीं रहे थे कि कोविड जैसा कोई बीमारी है। कोरोना को तो मजाक में ले रहे थे। आई एम वेरी श्योर हम सब ने होली अच्छे से खेला है कि नहीं? और होली के टाइम पे आज अगर होली खेलना हो तो सब कोई मना करेंगे कि नहीं यार नहीं खेलना, कोविड का डर है। लेकिन होली सब ने कितने मजे से खेला था, क्योंकि कोविड का उस वक्त इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। पर जिसको यहाँ पर आइडिया था कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हो गए जो लॉकडाउन में चले गए, उन्होंने पहले यहाँ पर शेयर्स को बेच दिया होगा और आप देखो यहाँ पर उनको फायदा हो गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू कैन कॉम्प्रीहेंड, राइट, और यू कैन प्रेडिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस। तो ये आपके लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग का रहता है, आपको हर समय अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको इमेज बिल्डिंग भी रेडी हो जाता है। अब इमेज बिल्डिंग आपका बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है कि आप अपना इमेज अच्छा रखना चाहते हो, राइट, कोई भी अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता। आप एग्जाम्पल लो, जब भी ये अपना इलेक्शन आता है तो लोग देखते हो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों में गरीब के घर जाके खाना खाने लग जाते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के अंदर आपने नोटिस किया हो, दीज राहुल गांधी और भी जो पॉलिटिशियंस हैं ये दिखा रहे हैं वो दलित के घर जाके खाना खाएंगे, या फिर वो पुअर जो होता है ना पुअर फार्मर्स के वहां पर जाएंगे। नीतीश कुमार के एग्जैक्टली यू कैन से को कहीं पर भी इलेक्शंस हो वहां पर वो यही काम करते थे, गो टू पुअर। इनफैक्ट दिस रिमाइंड्स मी, वो हेमा मालिनी का एक बहुत अच्छा मीम बना था 2019 इलेक्शंस के पहले, कि वो जो होता है ना ट्यूबवेल से पानी निकाल रही है वो ऐसे फोटो, और एक वो बूढ़ी लेडी है वो सामान उठा रही है और वो उनके नीचे पोज करके फोटो क्लिक कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये सब ऐसा काम करते हैं। इनफैक्ट अगर आप और नोटिस करो, जब बॉलीवुड मूवीज भी रिलीज होने वाला होता है, टेक फॉर एग्जाम्पल, ना आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑन पर्टिकुलर पर्सन बट जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जब सिम्बा मूवी रिलीज होने वाली थी, ठीक है, जब इम्बा सिम्बा मूवी रिलीज होने वाली थी, आप देखो सारा अली खान को कैसे दिखाया था कि शी इज गोइंग टू टेम्पल, शी इज वेयरिंग इंडियन ड्रेस, राइट, वो इंडियन वेयर दिखा रही है, ऑल इंडियन कल्चर, राइट, वो इमेज अच्छा रखने के लिए। इनफैक्ट वो उल्टा भी हो गया था व्हेन दिस रोहित शेट्टी हैड सेड दैट सैफ अली खान की बेटी ने आके हाथ जोड़ के मुझे बोला सर मुझे काम दो, मुझे रोना आ गया। सो वो क्या कर रहे थे? आप इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक अच्छा इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, दैट यस यू आर गिविंग यू आर गुड, आप अपना इमेज को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करते हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपका ओपिनियन है। अभी आप देखो फार्मर्स के केस में कैसे सब बोलने लग गए कि ये जो फार्मर्स के लिए आप लॉ लेकर आए हो ये फार्मर्स के लिए नहीं है, ये तो अंबानी अडानी के लिए है, हम तो अंबानी अडानी को बॉयकॉट करेंगे। ये क्या हो गया? इमेज बिल्डिंग, कि आपका इमेज वहां पर खराब कर दिया। बट आप अगर नोटिस करो, एक भी पॉलिटिशियन अंबानी अडानी नहीं बोलेगा, वो कॉर्पोरेट वर्ड यूज करेंगे बट वो अंबानी अडानी नहीं बोलेंगे, राइट? बिकॉज अगेन इमेज बिल्डिंग के लिए यहाँ पर वर्क होता है। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी करने से ये भी पता चलता है कि आपका रेपुटेशन कैसा है, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रेवेन्यू। अगर एक बार आपके प्रोडक्ट को आपका जो इमेज है वो खराब हो गया तो लोग फिर आपके प्रोडक्ट्स को दोबारा नहीं खरीदेंगे, या फिर वो प्रोडक्ट को आपको ट्रस्ट वापस लेने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल लो, हनी के लिए अभी आया था दैट बहुत सारे जो हनी है, मतलब 12 हनी जो थे उनका इन्होंने टेस्ट किया था और 12 में से पता चला था जो 11 हनी है उनका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर शुगर सिरप मिला हुआ होता है, चाइनीज शुगर शुगर सिरप मिला हुआ रहता है। आई होप आप लोगों ने ये न्यूज जस्ट रिसेंटली चेक किया होगा। यस, तो पतंजलि जो ऐड करता था भावेन, यहाँ पर ये बोलते हुए कि हनी के नाम पे मनी की लूट, तो ये तो उल्टा ही पड़ गया उनके ऊपर। अब पतंजलि अगर ऐसा बोलेगा तो शायद लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि यार कि प्योर प्रोडक्ट आप देते हो। बिकॉज जब पतंजलि इनिशियल में आया था तो सबको ये था व्हाई पीपल वर गोइंग आफ्टर पतंजलि, इस स्पीड से ग्रो क्यों किया था? बिकॉज पतंजलि पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही ज्यादा था। तो ये इमेज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमेज इज वेरी वेरी सेंसिटिव, राइट? और आपका इमेज अगर खराब हो जाता है, मतलब वो ब्रांडिंग अगर खराब हो जाता है तो इट गोज रॉन्ग। टेक फॉर एग्जाम्पल, आप अभी सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में लो, रिया चक्रवर्ती इज गिल्टी और शी इज नॉट गिल्टी, वो तो सेकेंडरी मैटर हो जाएगा। बट अब रिया चक्रवर्ती को कोई मूवी मिलना या उसको कोई शो मिलना या उसकी मूवी अगर आए तो लोग देखे,
उसके लिए मतलब इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज, बिकॉज उसका इमेज जो है अब वो खराब हो गया, वो इमेज बिल्कुल खराब हो गया। आप देखो नेपोटिज्म का जब ये चीज जब स्टार्ट हुआ था, आप देखो सड़क 2 का जब ट्रेलर आया था, इट इज द वीडियो, हाँ मतलब हाईएस्ट डिसलाइक वाला वीडियो उसको था। तो लोग बिना ट्रेलर देखे भी उसको डिसलाइक करे जा रहे थे, क्यों? क्योंकि एक वो इमेज आ गया था कि यार ये तो सब नेपोटिज्म वाले हैं, ये तो बेकार है। तो दिस वे इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर what is the image which you are there in the environment, क्योंकि वहां से आपका स्ट्रेट अवे रेवेन्यू आएगा, और आपके पॉजिटिव इमेज से आपको फायदा होगा और कॉम्पिटिटर को नुकसान होगा। लेकिन यही अगर उल्टा हो गया कि आपका इमेज नेगेटिव हो गया, तो कॉम्पिटिटर्स खत्म, राइट? तो अभी आप अगर चेक करो, हर्षद मेहता स्कैम 1992 जो अभी आया, वो सीरीज मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग वो सीरीज को देखो, यू विल जस्ट लव इट, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आप जो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में पढ़ेंगे, वहां से भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें एक डायलॉग है, अभी तक मैंने भी देखा नहीं, आई हैव टू वॉच इट, बट आई टेल यू, उसमें एक डायलॉग है कि ये हर्षद के पास जो सब पैसा लगा रहे हैं ना, ये सब विश्वास पे पैसा लगा रहे हैं, जिस दिन विश्वास खत्म, हर्षद रोड पे आ जाएगा। सो अगेन दिस इज व्हाट ट्रस्ट एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ट्रस्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये आपका स्पेशली क्या हो गया यहाँ पर, इमेज की वजह से बात हो गया। दूसरा, टू मीटिंग द कंपटीशन। आप देखो आज से 20 साल पहले, ठीक है, जो मेजर न्यूज चैनल्स थे वो कौन से थे? जो मेजर न्यूज चैनल्स थे, आप देखो, न्यूज था एक एनडीटीवी, ठीक है, और एनडीटीवी भी हिंदी वाला नहीं, एनडीटीवी आपके पास इंग्लिश वाला मिलेगा। एक आपके पास न्यूज था सीएनबीसी, ये भी कौन सा था? इंग्लिश, करेक्ट? नहीं, आज तक तो उस वक्त था ही नहीं, आज से 20 साल पहले का मैं बता रहा हूँ। एनडीटीवी ये, और एक हुआ करता था स्टार न्यूज, और स्टार न्यूज भी क्या था? स्टार न्यूज भी था इंग्लिश। हिंदी न्यूज अगर आपको देखना है तो आपके पास था डीडी, दूरदर्शन, ठीक है। अब आप देखो 24, और वो भी 24 आवर न्यूज चैनल ऐसा नहीं था, अब 24 आवर न्यूज चैनल हिंदी अगर आना, तो वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा था कि क्या आएगा, कोई सुनेंगे नहीं लोग। फर्स्ट हिंदी 24 आवर न्यूज चैनल हिंदी आया आज तक, और जब आज तक आया था, तो आप देखो ये तीनों जो न्यूज चैनल्स थे, ये तीनों न्यूज चैनल्स का कैसा रिएक्शन था। चलो सीएनबीसी तो बिजनेस न्यूज था, बट एनडीटीवी और स्टार न्यूज को आप देखोगे तो वो ऐसे देखते थे, है बेकार, डाउन मार्केट, कौन देखेगा हिंदी न्यूज, कौन देखता है न्यूज, पीपल आर इंटरेस्टेड, जो न्यूज देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब सफेस्टिकेटेड क्राउड जो होता है वो न्यूज देखता है। इनफैक्ट आज की डेट में आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप हंसोगे, बट हमें स्कूल में असाइनमेंट मिलता था कि आप एनडीटीवी के ऊपर या स्टार न्यूज में जो डिबेट्स होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, उनको सुनो और नोट्स बनाकर लाओ, राइट? तो ये डिबेट्स हमें सुनने को दिया जाता था, ये स्कूल में होमवर्क होता था हम लोगों का। आज की डेट में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में तो बिल्कुल चिल्लम चिल्ली हो जाता है। तो आप देखो, आज तक न्यूज चैनल आया, लेकिन आज तक इतना ज्यादा हिट हो गया, इतना ज्यादा हिट हो गया कि एनडीटीवी को भी अपना हिंदी चैनल लॉन्च करना पड़ा, स्टार न्यूज को भी अपना हिंदी चैनल लॉन्च करना पड़ा, जो आज की डेट में आप एबीपी न्यूज बोलते हो। इसके अलावा सीएनबीसी को भी अपना हिंदी न्यूज चैनल लॉन्च करना पड़ा, और एक लाइन से इतने सारे नए बिजनेस आ गए। तो आप यहाँ पर देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको इसीलिए एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू मीट द कंपटीशन। तो सबको एक फेयर चांस मिलेगा कि आप आओ मार्केट में, नया आओ, लेकिन जब कोई एक नया एंट्रेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को ओवर पावर करने लग जाए, तो उसके ग्रोथ को आपको चेक करना पड़ेगा, और आपको भी देखना पड़ेगा कि कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हो। सो दैट्स व्हाट गोज हियर, मीटिंग द कंपटीशन। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें जरूरी है। अब ये तीन आप ध्यान रखना, ये तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस और एनवायरनमेंट आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं। दे एक्सचेंज द रिसोर्सेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट से रिसोर्सेस होता है। रिसोर्सेस कैसे जाता है? आप देखो, फिनिश्ड गुड्स बिजनेस से एनवायरनमेंट में जाता है, और रॉ मटेरियल्स एनवायरनमेंट से बिजनेस में जाता है। यस और नो? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एनवायरनमेंट बिजनेस को क्या देगा? एनवायरनमेंट बिजनेस को देगा रॉ मटेरियल, और बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या देगा? यहाँ पे एक ये डायग्राम ऐसे बना लो, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या देगा यहाँ पर? फिनिश्ड गुड्स। तो ये आपके लिए एक
इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फर्दर अगर आप यहां पर चेक करो, ये तो पहला हो गया। दूसरा अगर आप यहां पे देखो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत सारा इंफॉर्मेशन बिजनेस को जाता है कि क्या आगे नया ग्रोथ हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखो, आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको थ्रेट, इन सब के बारे में पता चलता है। सेम वे बिजनेस भी यहाँ पर एनवायरनमेंट को काफी सारा इंफॉर्मेशन देता है, क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, और बिजनेस किस तरह से वर्क कर रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपनी से क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हो, उनका प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, इन सबको देखते हो और इसके बेसिस पे आप डील करते हो। तो आप ये एनवायरनमेंट देते हो। और दूसरा इन्फ्लुएंस एंड पावर, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि सिर्फ एनवायरनमेंट बिजनेस को इम्पैक्ट करता है या सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं। आप देखो, एक एनवायरनमेंट में अगर चेंज होगा तो उससे डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा, और जब कोई बिजनेस में मेजर चेंज होगा तो उससे एनवायरनमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। आप एग्जांपल लो, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस है, जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुआ, ठीक है, देखो जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुआ तो किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने की वजह से सिर्फ विजय माल्या को नुकसान नहीं हुआ, किंगफिशर एयरलाइंस के अंदर जो एम्प्लॉयज थे वो अचानक से अनएम्प्लॉयड हो गए। किंगफिशर एयरलाइंस के जो सप्लायर्स थे उनको नुकसान हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस में जिन्होंने एडवांस टिकट बुक करके रखा था उनका पैसा डूब गया। किंगफिशर एयरलाइंस के अंदर यहाँ पर जो एयरपोर्ट इनका स्टाफ रहता है, राइट, किंगफिशर एयरलाइंस के लिए जो यहाँ पर फ्यूल कंपनीज सप्लाई करते थे उनको इम्पैक्ट हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस को जो बैंक्स ने लोन दे के रखा था उन सबको नुकसान हो गया। तो आप देखो कैसे बिजनेस ने पूरे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पर चेक करो, इंडिया में केएफसी आया था, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे एनवायरनमेंट बिजनेस को चेंज करता है। केएफसी जब फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर आया था तो इन्होंने एक स्टोर खोला था, कहां पर, हैदराबाद में, ठीक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में इन्होंने स्टोर खोला था। आपको पता है ये स्टोर इनको इमरजेंसी में बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा, बिकॉज केएफसी वालों ने क्या क्या सर्व करना शुरू किया। देखो, इट्स कैंटली फ्राइड चिकन, तो ये नॉन वेज तो सर्व करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो आपको चिकन तो मिलेगा ही, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर पोर्क सर्व करना शुरू कर दिया, इन्होंने बीफ भी सर्व करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनली लोग सब खाते, चिकन भी खाएंगे, पोर्क भी खाते, बीफ भी खाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी जो अलग अलग यहाँ पर जो नॉन वेज होता था वो सब सर्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। चिकन तो आपको पता है ना, बीफ इज बेसिकली योर काउ और बफेलो, ठीक है, और पोर्क अगर आप बोलो तो इट इज व्हाट, इट इज पिग। नाउ हैदराबाद का जो पॉपुलेशन है, इट हैज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ बोथ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। आपको हैदराबाद में हिंदूज भी मिलेंगे और हैदराबाद में काफी अच्छे क्वांटिटी में नंबर्स में आपको मुस्लिम पॉपुलेशन भी मिलेगा, मिक्स पॉपुलेशन। अब ये चीज हो गया एंटी मुस्लिम, ये हो गया एंटी मुस्लिम, और ये हो गया एंटी हिंदू। आप देख रहे हो इतना ज्यादा बैकलैश हुआ और इनको अपना स्टोर क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। क्यों, बिकॉज इन्होंने एनवायरमेंट को इग्नोर कर दिया। तो आप यहां पर देखो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसने इंपैक्ट कर दिया और यहां पर ये आउट। तो आप चेक करो इसकी वजह से यहां पर दोनों तरह से मैंने आपको बताया। तो इधर मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके, और यहां मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन दी अदर एंड आप ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो, कल को एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, ये तीनों एक साथ मिलके प्राइसेस को बढ़ा दे तो आप क्या कर लोगे। कल से जियो बोले नो मोर फ्री डेटा, ठीक है, वो जो 399 का प्लान था अचानक से इसको बढ़ाकर ये लोग कर दे 1000 रुपीज, 999। एयरटेल भी बढ़ा दे, वोडाफोन भी बढ़ा दे, अब आप क्या करोगे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। हाँ, वाईफाई पे तो आप जाओगे लेकिन बाहर वाईफाई तो यूज नहीं कर पाओगे ना। जो आपका बेसिक प्लान 399 का था उसको इन्होंने 999 का कर दिया, अब आप क्या करोगे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आज की डेट में अगर जियो
प्राइसेस बढ़ा दे तो आप बोल सकते हो मैं पोर्ट करके एयरटेल पे चला जाऊंगा। एयरटेल और जियो दोनों प्राइस बढ़ा दे तो यू कैन से आई विल पोर्ट टू वोडाफोन। बट अगर तीनों जितने भी कंपनीज है सभी प्राइस बढ़ा दे तो आप क्या करोगे? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो दैट्स व्हाट गोज हियर कि ये आपका एनवायरमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और बिजनेस भी एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तीनों पार्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर क्या बता रहा है वो, it says that the organization scans the external environment variable elements, ठीक है, उनके क्या बिहेवियर्स है, क्या उसमें चेंजेस होते हैं, इन सब से वो क्या करते हैं, दे डू प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड देन दे गो फॉर द कंट्रोल पर्पस। यहाँ पर फिर उसमें चेक करेंगे कि हम कैसे इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनसर्टेनिटी, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिलता है उसके लिए भी आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मार्केट कंडीशन चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ जाता है, सोशल चेंजेस होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स आता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाते हैं। तो हम इन सबको आगे डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रहा। तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप यहाँ पर देखो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज में ये 5 एम्स आपको ध्यान रखना है, मनी, मैन, मेथड, मशीन एंड मटेरियल। ये चारों ही आपको कहाँ से, पांचों ही चीज कहाँ से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है। और जो फिनिश गुड्स होता है वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को देता है। तो ये आपका रिसोर्सेज वाला हो गया। देन यू हैव एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब आप देखो एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर कैसे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट होता है। आप देखो जैसे पतंजलि जब मार्केट में आया तो पतंजलि ने सबको, मतलब इन्होंने मार्केटिंग कैसे शुरू किया, इन्होंने बोला देश की कंपनी है, ठीक है, हम एमएनसी नहीं है, देश की कंपनी है। अब इसकी वजह से इंपैक्ट क्या हो गया, जितने भी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर थे जैसे कि एचयूएल, गोदरेज, अब गोदरेज तो इंडिया का ही था, डाबर तो इंडिया का ही था, एचयूएल बाहर का है, पीएनजी बाहर का है, पर आईटीसी, डाबर, गोदरेज ये तो इंडिया के थे। लेकिन फिर भी इन सब को इन्होंने क्या कर दिया, इस तरह से मार्केट किया कि भाई ये तो सब है ना बाहर की बड़ी कंपनी, और इसकी वजह से पतंजलि को इतना स्ट्रांग मार्केट मिला क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ क्या किया, कनेक्शन जोड़ा। तो ये हो गया आपके लिए इन्फ्लुएंस एंड पावर कि देश की कंपनी, जैसे ये चीज आ गया स्वदेशी प्रोडक्ट, ठीक है। गांधी जी ने, आप देखो इनके अगर एड्स आपको याद हो तो गांधी जी ने जैसे बोला कि देश को, अंग्रेजों को बाहर करो, वैसे ही आप इनको बाहर करो। सो ऑल दोज एड्स वर मेड जिसकी वजह से पतंजलि को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सो दिस इज अगेन इन्फ्लुएंस एंड पावर, यहाँ पर ये चीज आ जाता है। ओके, अब आप देखो मैं आपको यहाँ पर ये वाले पार्ट को एक बार इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जिस पॉइंट पर यहाँ पे डॉलर लगा दूं इसका मतलब ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको, तो लास्ट में डॉलर को रिडीम करेंगे, इस पर एक बार डॉलर लगाओ। और मैं आपको यहाँ पर सीधा इस पार्ट पे लेके आता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ध्यान रखना कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे अगर बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में स्प्लिट है, वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट, अनदर इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और फिर फर्दर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में स्प्लिट है, वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट, अनदर इज मैक्रो एनवायरनमेंट। इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना बिकॉज सेम टू सेम आपको सीए इंटर में भी मिलेगा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एसएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से समझना। अब हम पहले यहाँ पर क्विकली खत्म कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को और फिर बिल्कुल डिटेल में इनको कवर करते हैं। तो अगर आप चेक करो इंटरनल एनवायरनमेंट में तो यहाँ पर टर्म्स आपको क्या मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम, उनके मिशन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर यूनियंस कैसे है, कंपनी का टेक्नोलॉजिकल एंड फिजिकल रिसोर्सेज कैपेबिलिटी कि किस टाइप का उनका वहां पर सिस्टम है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज कैसे हैं। तो अगर आप इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए चेक करो तो इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स बट ऑल दीज एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दिस एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं लोग, पीपल, इवेंट्स एंड फैक्टर्स विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके एक्टिविटीज को एंड ऑर्गेनाइजेशन के चॉइसेस को, पर्टिकुलरली द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, पर्टिकुलरली द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। ये सारे फैक्टर्स, ठीक है,
The factors that are frequently considered as a part of internal environment also includes the organizations. ये देखो organization का mission statement. Now mission statement का क्या मतलब होता है? देखो आप जब भी किसी भी जगह पे बिजनेस में आप एंटर करते हो या कुछ भी आप इस तरह से करके जब बिजनेस में आप एंटर करोगे तो आपका एक हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप इस बिजनेस में क्यों हो. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट का बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट ये होता है व्हाई यू आर इन द मार्केट. आप क्या सर्व करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, आपका मिशन क्या है. ठीक है, ये आपके लिए रहता है. तो आप देखो बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका आपको मिशन स्टेटमेंट आपको मिलता रहेगा. और एक और इसी के साथ आता है विजन स्टेटमेंट, वो भी आपको मिलेगा. तो अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं मिशन ऑफ लेट्स से रिलायंस, मैं आपको यहाँ पे गूगल सर्च करके चेक करवाता हूँ. ये देखो अगर हम बात करते हैं मिशन ऑफ रिलायंस तो ये देखो मिशन ऑफ रिलायंस पावर, ये रिलायंस पावर का है. तो उन्होंने क्या बताया, टू अटेन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये देख रहे हैं, टू अटेन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बिकम अ लीडिंग पावर जनरेटिंग कंपनी. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है आपका, आप चाहते हो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके आप इंडिया की एक लीडिंग पावर जनरेटिंग कंपनी बनो. इसी तरह से आपको बहुत सारे मिलेंगे. देखो व्हाट इज द मिशन ऑफ जियो. जियो का मिशन ये है, आप मार्केट में क्यों आए हो, व्हाई यू हैव लॉन्च्ड मिशन. आप कई बार देखते हो वो वांटेड मूवी में नहीं था, वो हवलदार जब जॉब ज्वाइन करता है तो वो तल पड़े जो पुलिस वाला होता है वो नहीं पूछता है पुलिस की नौकरी क्यों कर रहा है, पैसा चाहिए, तो वो बोलता है नहीं, बोला मैं देश की सेवा करके प्रेसिडेंट से मेडल लेना चाहता हूँ, ये वाला सीन. अगर आपको वो सीन एग्जैक्टली याद हो तो ठीक है. सो व्हाट इज द मिशन, आप क्यों, आपने ये काम क्यों किया है. ठीक है, तो कई बार लोग पूछते हैं कि आप आईएएस क्यों करना चाहते हो, आप आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो. तो उसमें कई लोग बोलते हैं कि बहुत रुतबा है, पैसा है, पावर है, मैं इसलिए. और एक होता है कि नहीं यार, मैं वहां पर जाके आई डेफिनेटली वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द इंडिया बिकॉज आईएएस बनने के बाद या आईपीएस बनने के बाद मेरे पास इतना पावर होगा दैट आई कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, आई कैन सर्व फॉर द पीपल. तो व्हाट इज योर मिशन, आप क्यों आए हो, आप मुझे बताओ. क्या ये इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वोंट दिस बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑब्वियसली दिस विल बी. तो ये यहां पर आपको बताया हुआ है. जैसे जियो's मिशन, तो जियो को क्यों लॉन्च किया, रिलायंस ने जियो को क्यों लॉन्च किया, पैसा छापना है, नहीं, वो तो ऑब्वियसली एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा. बट इसके अलावा क्या है, आप क्यों रिलायंस जियो को क्यों लेकर आए हो, क्या सोच के आप रिलायंस जियो को मार्केट में लेकर आए हो. तो हम लेकर इसलिए आए हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू कनेक्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. ठीक है, always at the highest quality at the most affordable प्राइस. आ रहा है आपको समझ में, ये जियो का मिशन है, इसीलिए जियो सबसे ज्यादा सस्ता है. तो आप देखो ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का within, this is something within the organization, right? So why you are in the market, ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट का इसलिए पार्ट होता है बिकॉज आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल राइट. सेम वे अगर आप यहां पर देखो, लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सब आपका क्या रहेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट. लीडरशिप स्टाइल में भी ऐसे रहता है, एक होता है डर से आप काम करवाते हो और एक होता है आप लोगों को मोटिवेट करके काम करवाते हो. दोनों में डिफरेंस है ना. एक तरीका क्या होगा, मैं ऐसे आपको बोलूंगा देखो आपको पढ़ाई करना है, अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो मैं आपको जॉब से निकाल आपको क्लास से निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कंप्लेन कर दूंगा या मैं आपको पनिश करूंगा. तो उस डर से आप यहाँ पर पढ़ाई करते हो. और एक तरीका क्या होगा, जब मैं आपको बोलूंगा देखो आपको पढ़ना है आप पढ़ो, नहीं पढ़ना इट इज योर चॉइस, बट अगर आप नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट फ्लंक, तो पता चलेगा आपका फ्रेंड जिसने आपके साथ फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आपके साथ पढ़ाई किया, आप दोनों ने सीए फाउंडेशन साथ में ज्वाइन किया, कितना वियर्ड लगेगा. वो सीए इंटर में पहुंच जाएगा, आप फाउंडेशन में ही रहोगे, या फिर वो सीए बन जाएगा और आप ऐसी बीकॉम बन के इधर उधर घूमते रहोगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया इसलिए, और वो उसने अच्छे से पढ़ाई किया और वो सीए बन गया. फिर आप सोचो कितना वियर्ड होगा. आप यू you नो know, उसका एक अलग सर्कल बन जाएगा, आपका एक अलग सर्कल बनेगा, सोच थिंकिंग हर तरीके से यहाँ पर वो डिफरेंस आ जाता है. तो ये तरीका क्या हो गया, आपको मैं यहाँ पर मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि देखो यू शुड स्टडी सो दैट यू डोंट फॉल इन बिटवीन.
इस तरह से। तो ये आपका लीडरशिप स्टाइल। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा रहता है, एक आपको मिलेगा जो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को कि आप कुछ अच्छा करो यहाँ पर, और एक होगा जो बोलेगा कि यार अभी आपको काम करना जरूरी नहीं तो मैं जॉब से निकाल दूंगा, आपके पे कट्स को कम कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो ये लीडरशिप स्टाइल, ये सब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के विद इन इंटरनल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आप देखो आज से कुछ साल पहले, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, या आप इस तरह से समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो ये बोलता है आपको सुबह 10 बजे ऑफिस में आना है, शाम को 6 बजे तक ऑफिस में काम करना है, और आपको 6 बजे ऑफिस से बाहर जाना है, ठीक है। सो 10 to 6 इज द आइडियल टाइम यू हैव टू वर्क। 8 घंटे 9 घंटे आपको ऑफिस में बैठना ही बैठना है, यही टाइम रहेगा। अब प्रोडक्टिविटी आपका क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ओवर टाइम करना पड़े तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी है, स्पेशली आपको स्टार्टअप्स में देखने को मिलेगा, वो क्या बोलेंगे, आपको कोई फॉर्मल वेयर पहन के क्लास में आने की ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मीटिंग है तो बात अलग है, अदरवाइज आप अपने डेनिम टी शर्ट में आ जाओ, आप टी शर्ट पजामा पहन के यहाँ पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कम हियर, ठीक है। आप को कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आपको सुबह 10 बजे ही आना है। आपको लगता है आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, आप सुबह 7 बजे ऑफिस में आ जाओ, 3 बजे तक काम करके निकल जाओ। सपोज करो किसी दिन शाम को घर पे कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, आपको कहीं पर किसी की शादी में जाना है, रिलेटिव के यहाँ जाना है, कोई घर में गेस्ट आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुबह 7 बजे ऑफिस में आ जाओ, 7 से 2 3 4 बजे तक काम कर लो, यू लीव अर्ली। कई बार आपको लगता है कि नहीं सर, मैं कल सुबह जल्दी नहीं आऊंगा, मतलब आई वोंट कम एट 9 o'clock और 10 o'clock, आई विल कम इन द सेकेंड हाफ बट आई सिट एट अ लेटर टाइम, और मैं काम कर लूंगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो आपको ये बोलते हैं एक काम करो, आप बाहर घूमने के लिए चले जाओ, मतलब 1 महीने के लिए। आप सपोज करो आप बोलते हो मैं ऋषिकेश में घूमने के लिए जा रहा हूँ, आप ऋषिकेश में 1 महीने आराम से गंगा जी नहाओ, ठीक है, पूजा पाठ जो करना है करो, एडवेंचर करो, और साथ साथ में लैपटॉप लेके जैसे अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वैसे आप काम करो। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर है, और एक एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर है। अब कैसा कल्चर आप रखना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एग्जैक्टली exactly आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया आपके लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, राइट। तो ये एक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरीके से डेवलप करके रखते हो, और डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो यहाँ पर आया ना, इन सब से इंपैक्ट पड़ेगा क्या, ऑन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। ये सब इंपैक्ट करेगा ऑन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट का आपका फैक्टर हो गया। अब अगर आप यहां पर चेक करो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल, अब हम यहां पर आ जाते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे मैंने बताया था दो सब पार्ट्स है इसके, माइक्रो एंड मैक्रो। तो हम सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए। अब अगर आप माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए देखो, तो माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों से आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। आगे हम इसको और पढ़ेंगे, बट अभी आपको मैं यहाँ पे जस्ट ब्रीफली बताता हूँ। वी गेट दिस वर्ड स्वॉट एनालिसिस, हैव यू हर्ड ऑफ दिस स्वॉट एनालिसिस? क्या आपने स्वॉट के बारे में पहले कभी पढ़ा है? राइट, यस। तो स्वॉट इज बेसिकली व्हाट, it is strength. Aditya, am I not audible? Am I audible? Okay, all right. So strength, ठीक है, strength, weakness, opportunity and threat, ये आपके पास SWOT एनालिसिस है, ठीक है। अब ध्यान रखना, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये क्या है आपके विद इन, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड। आप मुझे एक बात बताओ, सपोज यू आर इन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, सपोज यू आर इन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, या चल खैर छोड़ो कौन ऑस्ट्रेलियन बनेगा, हम इंडियन देसी अच्छे हैं, ठीक है।
मिशेल स्टार्क एक अच्छा बॉलर है, स्टार्क एक अच्छा बॉलर है, और डेविड वार्नर इज अ वेरी गुड बैट्समैन। ये हमारे लिए वीकनेस है या थ्रेट है? इफ यू आर फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम, इफ यू आर फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम, ये आपके लिए क्या है? वीकनेस है या थ्रेट है? देखो, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए खराब बात है। हम इंडियन क्रिकेट टीम में और सामने वाले टीम के अंदर एक बहुत अच्छा बॉलर है और एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, ठीक है? तो ये हमारे लिए खराब बात है। लेकिन खराब बात में क्या बोलोगे, वेदर इट इज वीकनेस और इट इज अ थ्रेट? अच्छा, आप सब यहां पर थ्रेट आंसर कर रहे हो, तो आप थ्रेट क्यों बोल रहे हो, वीकनेस क्यों नहीं बोल रहे? वाई आर यू नॉट सेइंग वीकनेस? वाई आर यू नॉट सेइंग वीकनेस? इसको आप थ्रेट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर ओपोजिट टीम में है, आउटसाइड। आउटसाइड सर, हमारे टीम में सपोज करो, आप ऐसे बोलो सर, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, लेट्स से, आप ऐसा, भगवान करे ऐसा हो नहीं, बट लेट्स से हम ऐसा बोले, सर आजकल विराट कोहली का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, तो ये हमारे लिए क्या है, वीकनेस या थ्रेट? ये वीकनेस हो जाएगा। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? ये हमारे लिए क्या हो गया, वीकनेस। ओके गाइस, दिस इज क्लियर, राइट? चेन्नई सुपर किंग्स में इस बार माही भाई अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाए, ठीक है? ये क्या हो गया, ये वीकनेस हो गया, इसको आप थ्रेट नहीं बोलोगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों चीज को डिस्टिंग्विश कर पाओ। विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन, दिस इज स्ट्रेंथ और दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिस इज स्ट्रेंथ और दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिस इज स्ट्रेंथ। ओके, डेविड वार्नर इंजर होके पूरे सीरीज के लिए बाहर हो गया, डेविड वार्नर इंजर होके पूरे सीरीज के लिए बाहर हो गया, ये आपके लिए स्ट्रेंथ बनेगा कि अपॉर्चुनिटी? वेरी गुड, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को ध्यान में रखना, दैट सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी चीज है, जो भी न्यूज है या जो भी डेवलपमेंट है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करना इज वेरी इजी। बट आफ्टर दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई whether a positive change is strength or it is opportunity। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, विद इन और आउटसाइड, तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? सर विद इन या आउटसाइड नहीं क्लिक करा, तो आप ये चेक कर लेना, जो भी ये पर्टिकुलर चीज है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो या आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ या वीकनेस होगा, और अगर आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब मुझे बताओ, विराट कोहली अच्छा बैटिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया वाला क्या इस चीज को कंट्रोल कर सकता है क्या? आंसर इज नो। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये उनके लिए क्या है, थ्रेट है, क्योंकि आउटसाइड, ठीक है? माही भाई का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, तो माही भाई उस फॉर्म के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं एंड ही कैन कम बैक, ये क्या हो जाएगा उनके लिए, वीकनेस विच कैन बी टर्न्ड इनटू स्ट्रेंथ, ठीक है? तो एक है ना, ये पॉइंट्स मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ऑब्वियसली बिकॉज स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को तो आप समझोगे। इसके अलावा आप ये देखना, अगर आपका कोई वीकनेस है, तो आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई थ्रेट है, क्या आप थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। आप क्या कर सकते हो, थ्रेट को काउंटर करने के लिए तैयार हो सकते हो, ठीक है? मिचेल स्टार्क बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसका स्विंग बहुत ही ज्यादा तेज है, वो बहुत फास्ट बॉलिंग करता है, तो उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि मिचेल स्टार्क के जाके टांगों को तोड़ दो। आप क्या कर सकते हो कि आप स्विंग बॉल और फास्ट बॉल की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आप जल्दी आउट नहीं हो, सो दैट आप वहां पर लड़खड़ाओ नहीं जब मिचेल स्टार्क बहुत फास्ट बॉलिंग करे। आप बताओ, इज दिस क्लियर, राइट? इनफैक्ट हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे राहुल ने बोला, स्ट्रेंथ को बढ़ाए। बहुत सारे क्रिकेटर्स इंडिया में, जो फॉरेन क्रिकेटर्स जब इंडिया में खेलने के लिए आते हैं, अभी तो इतना नहीं होता, बट पहले ऐसा था कि इंडिया में जब वो खेलने के लिए आते थे, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था बिकॉज ऑफ द स्पिनर्स। फॉरेन के जो बॉलर्स थे, वो फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छे से करते थे, बट स्पिन इतना अच्छा नहीं कर पाते थे। तो जब वो इंडिया में आते थे,
तो वो बेसिकली क्या करके आएंगे, वो स्पिन की प्रैक्टिस करके आते थे, सो दैट व्हेन दे कम टू इंडिया, और जब इंडिया के स्पिनर्स, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जब भी हरभजन सिंह और अनिल कुंबले बॉलिंग करते थे, तो वो कोशिश करते थे कि स्पिन की हम अच्छी प्रैक्टिस करके आए, सो दैट मिनिमम इंपैक्ट हो। ठीक है, तो आप अपने वीकनेस को तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, बट थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। थ्रेट के इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, राइट? यू कैन ओनली मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट। Okay, but you can convert your weakness into strength. You can convert the weakness into the strength. तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखो, तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए बताया हुआ है, ये वर्डिंग्स आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज द इनहेरेंट कैपेसिटी। Strength is what? Strength is an inherent capacity. Same way, what is weakness? Weakness is inherent limitation. It is inherent limitation. आपको ये ध्यान रखना है। Strength आपको strategic advantage देगा over your competitors, और वीकनेस आपको स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज देगा ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। तो आपको ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर चेक करो, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? तो अपॉर्चुनिटी आप बोलोगे इट इज व्हाट? इट इज फेवरेबल कंडीशन। जब भाई चीजें हमारे मुताबिक चल रही है, तो ये क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशन, अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट क्या हो जाएगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा। ठीक है, आप देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नवंबर अटेम्प्ट के लिए ये सोचकर बैठे थे कि एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये सोच के रखा था कि सीए का एग्जाम नहीं होगा, इनफैक्ट सीएस के एग्जाम्स नहीं होंगे, तो आराम से वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, कैंसिल हो जाएगा, छोड़ो ना, अभी इतना क्या पढ़ना, कैंसिल हो जाओ। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही एग्जाम का डेट फाइनलाइज हो गया और ये लगने लगा कि अब भाई एग्जाम होगा, तो अब उनके लिए ये क्या बन गया? ये उनके लिए बन गया थ्रेट। लेकिन जब मई में एग्जाम कैंसिल हो गए थे, तो वो क्या बन गया उनके लिए? एक अपॉर्चुनिटी। देखो भाई, मेरी मई में वैसे भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, सो आई वाज वेरी मच नॉट श्योर दैट आई विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम और नॉट, और इतने में एग्जाम पोस्टपोन भी हो गया, तो भाई मेरे लिए तो अच्छी बात हो गई ना, फेवरेबल कंडीशन। सो अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल कंडीशन एंड थ्रेट इज व्हाट? थ्रेट इज अनफेवरेबल कंडीशन। आप बताओ, ये क्लियर हुआ आपके लिए? अब फेवरेबल कंडीशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा? इट विल इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन द पोजीशन। जब भी अपॉर्चुनिटी आता है तो आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और थ्रेट में क्या हो जाएगा? इट कैन क्रिएट रिस्क एंड कॉज डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हो गया। और ये भी मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ और वीकनेस विद इन होता है, तो ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट इज हियर इज कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क करेगा, अपॉर्चुनिटीज को, ये देखो, ये जो लाइन आपको यहाँ पर शायद अगले पेज पर भी मिलेगा, यू यूज योर स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ वीकनेस, capitalize the opportunity and neutralize the threat. You can never say convert the threat into opportunity, right? थ्रेट है, थ्रेट ही रहेगा, आप खाली न्यूट्रलाइज कर सकते हो। न्यूट्रलाइज क्या होता है? कि उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हो। ठीक है, मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ वीकनेस एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू वर्क अपॉन योर वीकनेस टू कन्वर्ट इट इनटू योर स्ट्रेंथ। तो ये आपके पास पॉइंट आता है। अब देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो आपको क्या देगा? स्ट्रेंथ और वीकनेस। Micro environment will give you your strength and weakness, and macro environment is going to give you opportunities and threat. अब आपको मैं बताता हूँ, मैं क्यों मॉड्यूल से आपको एक एक वर्ड्स पढ़ाता हूँ। एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन है, फैक्टर्स विच अफेक्ट द डे टू डे फंक्शन ऑफ द फर्म, और ऑप्शंस थे उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट।
ये आपके ऑप्शंस थे, फैक्टर्स विच अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म। अब आप मुझे बताओ, इसमें अगर आपको 4 आंसर मिल गया, और शायद ये आपके मॉड्यूल के पीछे भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, दैट फैक्टर्स विच अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अब आप सोचो, ये एक यहाँ पर ऐसे इन्होंने ब्रैकेट बॉक्स में इस पॉइंट को डाला है, और उसका करेक्ट आंसर क्या है आपके लिए, माइक्रो एनवायरनमेंट। सो आपको ये ध्यान रखना है दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, इट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, एंड फॉर दिस it is macro environment, that factors which decides the overall thinking of the firm. This is what, this is your macro environment. ध्यान रखना, this is important for your exam. ये आपका MCQ पॉइंट है, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपकी थिंकिंग को जो बदल दे, मैक्रो एनवायरनमेंट, और आपके डे टू डे फंक्शनिंग को जो इम्पैक्ट करे, वो माइक्रो एनवायरनमेंट। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों किसके पार्ट है, माइक्रो के पार्ट। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट है। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है, और आप ये देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू अ स्मॉल एरिया, ठीक है, और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। ऑब्वियस सा बात है, अभी हम आगे देखेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स है, उनसे डे टू डे आप इंटरेक्शन करते हो, माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट से आप डे टू डे इंटरेक्शन नहीं करते। जैसे कि फैक्टर्स, जैसे कि एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, वो किस तरह से काम करेंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट। आपका कस्टमर बेस, ठीक है, आप कहां से पैसे रेज करते हो, ठीक है, हु आर द सप्लायर्स, ठीक है, लोकल कम्युनिटी जहां पर आप काम करते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सब आपके क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट है। इनसे आप डे टू डे इंटरेक्शन यहाँ पर करते हो। आप ये देखो, ये हो गया आपका माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो आपको क्या करेगा, इनमें से कोई 3 फैक्टर उठाकर देगा, और चौथा ऑप्शन एक अलग होगा, और वो क्वेश्चन आपको दे देगा, पिक द ऑड मैन आउट। तो आपको ये देखना होगा कि ये 3 तो माइक्रो के ही पार्ट है, और लेट्स से ये 3 ऑप्शन दे दिया, और यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन दे दिया टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियस सा बात है, टेक्नोलॉजी इज व्हाट, टेक्नोलॉजी इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर। मैक्रो के फैक्टर्स हो जाएंगे, माइक्रो का फैक्टर नहीं है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे फ्रॉम मैक्रो, और इनमें से कोई एक होगा, और वो आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो आपको पता होना चाहिए। तो कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लाई। तो कस्टमर्स कौन है आपके, कस्टमर्स आर द वन जो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, द वन हु पे फॉर द प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन आते हैं, आपके ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द एम्प्लॉइज। मार्केट में क्या आ जाएगा, अब देखो मार्केट के क्या फैक्टर्स होते हैं, अब देखो ये सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट मैच्योरिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सब किस में आ जाते हैं, मार्केट के पार्ट। इंटरमीडियरीज में अगर आप देखो, तो बेसिकली जो मार्केटर और मैन्युफैक्चरर को कंपेयर करते हैं, जो बेसिकली आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंसी वाले लोग, वो यहाँ पर इंटरमीडियरी होते हैं। देन योर कॉम्पिटिटर्स, तो कॉम्पिटिटर्स में यहाँ पर जो आपके साथ सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आप दोनों एक ही कस्टमर बेस के ऊपर टारगेट कर रहे हो। देन योर सप्लायर्स, जो आपको रॉ मटेरियल यहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो ये सब आपके अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे हुए। सेम वे अगर आप मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को देखोगे, तो मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में डेमोग्राफी। ना डेमोग्राफी बेसिकली क्या होता है, कि जो भी एरिया में आप काम कर रहे हो, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये आपको देखना है। अभी आप अगर चेक करो, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो आपको लाइक टेक फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लो। अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग अ, सब ऑलमोस्ट मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे, मतलब जो खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा सेव करते हैं, बस वो उतना सा, ठीक है, मतलब बहुत लैविश वाला आपको मैं क्राउड नहीं बता रहा हूं। वैसे सोसाइटी के अंदर डू यू थिंक यू विल गेट फरारी का शोरूम? मतलब आप सिंपली इसको ऐसे समझो, जो मारुति मतलब 10 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदते हैं, क्या वैसे मार्केट में क्या आपको फरारी, बीएमडब्ल्यू ऐसी गाड़ियों का शोरूम मिलेगा? आंसर इज नो।
क्यों? क्योंकि वहां का डेमोग्राफी वैसा नहीं है कि वो लोग इस चीज को खरीदेंगे। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। सेम वे आप यहाँ पर चेक करो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे तो बहुत सारा, मतलब एक पूरा लेक्चर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे निकल सकता है। बट आप चेक करो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, किस टाइप के लॉज आएंगे। आप फार्म बिल प्रोटेस्ट देख लो इस वक्त, यहाँ पर जो फार्म बिल आ रहा है, ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। देन योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बेसिकली आपका क्या इंटरेस्ट रेट्स है व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट्स, लोगों के पास कैसा इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम। देन सोशल एनवायरनमेंट, अब सोशल एनवायरनमेंट में आपका वो केएफसी वाला एग्जांपल आ जाएगा, लोगों के कल्चर, बिलीफ, ट्रेडिशन। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट। अब ये देखो पॉलिटिकल में यहाँ पर फिर ये गवर्नमेंट आता है। गवर्नमेंट पे आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आप यहाँ पर देखना 1977 वर्सेस 1991, हम ये दो केस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास आता है लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, नए नए लॉज जो आते हैं यहाँ पर। देन ग्लोबल एनवायरनमेंट कि वर्ल्ड में अगर जो चेंज होता है उसका इधर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपके माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट है। अब ये देखो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो ये हम अब डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो बेसिकली आपका होगा ऑन 15th। बट ध्यान रखना अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, सो डोंट एग्जिट राइट नाउ। मैंने आपको बताया था कि आपका जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 हम ऐसे टाइम पर ही डिस्कस करेंगे जब भी हमारे को 10-15 मिनट का टाइम ऐसा मिलेगा। सो एवरी लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच आर देयर। अब इसमें देखो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजीज। इसमें हमने एक जो टर्म है वो ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप यहाँ पर देखो, इसमें नहीं, ये आता है इधर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया था। आप ये देखिए, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, यस और नो। तो रेपो रेट मैंने आपको बताया, रेपो रेट इज व्हाट, इट इज द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। और द रिवर्स रेपो रेट होगा, ये क्या रहेगा, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज ऑफर्ड बाय आरबीआई when the bank deposit their surplus fund with RBI for short period। आप मुझे बताओ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या ज्यादा होगा? विल यू हैव अ हायर रेपो रेट और विल यू हैव अ हायर रिवर्स रेपो रेट? विल वी हैव अ रेपो रेट हायर और अ रिवर्स रेपो रेट हायर? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके लिए रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट नहीं होगा। ठीक, तो ये देखो ये आरबीआई का आपका वेबसाइट है। यहाँ पर आरबीआई की वेबसाइट पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी जैसे यहाँ पर बैंक रेट आपको बताया हुआ है 4% है, राइट। और हम जब ये आरबीआई की साइट पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे पॉलिसीज एंड रेट्स। तो आप ये देखो इस वक्त रेपो रेट कितना है 4%, और रिवर्स रेपो रेट कितना है, इट इज 3.35%। मतलब अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो उनको आरबीआई को 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर वो आरबीआई में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो उनको 3.35% का इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। सो ये हो गया आपका आरबीआई का वेबसाइट। मैं आप लोगों को बोलूंगा ये जो वेबसाइट्स है ये सब आप डेफिनेटली जाकर चेक करना। जब भी आप खाली बैठे रहते हो इन वेबसाइट्स को आप देखना कि यहाँ पर क्या है। आपने ये सब ऑलरेडी सुना हुआ है। अभी देखो ये CRR SLR, हम ये आराम से जब 4th चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये डेफिनेटली अपने पास मिलेगा। हम उस वक्त इसको वापस से चेक करेंगे। बट फिलहाल हम अपने पास वापस से इन्हीं टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपके पास आ गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो, हम यस यहाँ पर चलते हैं। तो आप देखिए आपके पास टर्म है
क्या एसेट, आपने ये टर्म ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? क्या आपने ये टर्म ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? एसेट अकाउंट्स में आप यहां पर पढ़ते हो। तो एसेट क्या होता है? व्हाट इज एन एसेट? एसेट के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कॉल अ पर्टिकुलर थिंग एज एन एसेट? कि सर अगर ये चीज नहीं रहा ना तो आप इसको एसेट नहीं बोल पाओगे। कैन यू टेल मी? गुड्स। वेरी गुड, ईशा ने यहाँ पे आंसर किया। जो ईशा ने थिंग्स वी ओन। देखो अगर आप बात करते हो राहुल बेनिफिशियल का, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक गाड़ी रेंट पे लेता हूं। इज दैट कार बेनिफिशियल फॉर मी? आंसर इज यस। बट इज इट माई एसेट? आंसर इज नो, बिकॉज आई डोंट ओ दैट। करेक्ट। तो एसेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एसेट के लिए ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप के बाद में फिर आप यहां पर क्या करोगे? दैट इट शुड ऑल्सो हैव सम वैल्यू एंड इट शुड बी बेनिफिशियल, इट शुड बी यूज्ड इन द बिजनेस। करेक्ट। उसका लाइफ एक्सपायर नहीं हुआ हो, तो आपके ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन बाकी सारी चीजें जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, अगर ये सब है और ओनरशिप नहीं है तो वो मेरा एसेट नहीं है। तो एसेट मींस अ इकोनॉमिक रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन फ्यूचर। अब एसेट से या तो आपको इमीडिएटली कोई बेनिफिट होता है या बाद में आपके लिए यहां पर बेनिफिट होगा आपको। अब देखो, एनी ओन्ड tangible or intangible having a economic life, इकोनॉमिक वैल्यू यूजफुल टू द ओनर, वो क्या हो गया आपके लिए? यहां पर एसेट हो गया। अब यहां पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि एसेट्स में क्या क्या आ सकते हैं आपके? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टॉक सर्टिफिकेट, ये सारा चीज। या फिर हो सकता है आपके पास इनटेंजिबल एसेट हो, जैसे कि पेटेंटेड प्रोसेस, आप कॉपीराइट की बात करते हो। ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। करेक्ट, ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा? ये भी आपके लिए एसेट है, बट ये इनटेंजिबल एसेट्स है। फर्दर एसेट्स को अगर आप देखो तो दो कैटेगरीज में स्प्लिट किया जाता है। वन इज करंट एसेट, अनदर इज फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट जो कि वो सारे एसेट्स जो आप कंज्यूम करने वाले हो विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, विद इन 1 ईयर में अगर आप किसी एसेट्स को कंज्यूम करने वाले हो तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? करंट एसेट। और अगर कोई एसेट ऐसा है जिसको आप 1 साल से ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? फिक्स एसेट्स। सेम वे आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स। सो इंटेंजिबल एसेट, अच्छा मुझे एक आप आंसर करके बताओ, इंटेंजिबल एसेट में और फिक्टिशियस एसेट्स में क्या डिफरेंस है? इंटेंजिबल वर्सेस फिक्टिशियस एसेट, क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही एसेट्स आपको दिखते नहीं है, इन दोनों का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन क्या डिफरेंस है? इमेजिनरी, फिक्टिशियस। ओके, फिक्टिशियस इज इमेजिनरी, ओके, और वो फिक्शन होता है। फिक्टिशियस एसेट्स, क्या आप एग्जांपल, जैसे इंटेंजिबल एसेट है तो इंटेंजिबल एसेट का एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, जैसे कि ट्रेडमार्क, गुडविल, ट्रेडमार्क। फिक्टिशियस का क्या एग्जांपल होगा? ब्रांड इज इंटेंजिबल एसेट। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो कोई फिक्टिशियस एसेट का? ओके, आप मुझे बताओ, आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम सुना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या आपने उसको बैलेंस शीट में देखा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये बैलेंस शीट में कहां होता है? एसेट साइड पे ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में एसेट साइड पर होगा, पर क्या वो एक्चुअल में एसेट है? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ एसेट, है कि नहीं? तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका फिक्टिशियस हो गया, जबकि ये इंटेंजिबल हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या? देखो दोनों ही दिखते नहीं है आपको, ब्रांड, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ये सब कुछ दिखता नहीं है, तो ये इंटेंजिबल हो गया। ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि शेयर्स, तो शेयर्स आपको ये देखना है, शेयर दो तरीके से हो सकता है। शेयर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है या शेयर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, बट स्टिल आप शेयर्स को टेंजेबल फॉर्म में ही बोलोगे। शेयर्स स्टिल टेंजेबल फॉर्म में आएगा आपके पास, शेयर्स को हम अभी भी टेंजेबल ही बोलेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स का देखो तो ये भी आपको दिखता नहीं है। बस डिफरेंस क्या होता है, दैट intangible assets they have value, right? Intangible assets are assets which have value, और जो fictitious assets है वो आपके लिए क्या है, valueless assets. Those are valueless assets. ये एसेट्स टेक्निकली अगर आप देखो तो फिक्टिशियस एसेट्स नाम है उसका एसेट, बट वो एक्चुअल में आपके लिए एसेट भी नहीं है। ओके गाइस, दिस इज क्लियर। ये ध्यान रखना, एसेट्स आपके पास, ये देखो, तो एसेट्स में आपने एक क्लासिफिकेशन किया, फिक्स्ड एसेट्स वर्सेस करंट एसेट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने समझा टेंजेबल वर्सेस इंटेंजेबल। अब इसी के अंदर आपके पास एक और कैटेगरी आ जाएगा, सब कैटेगरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, दीज आर वैल्यूलेस एसेट्स और द एसेट्स विच डू नॉट कंटेन एनी वैल्यू। आप एक और एग्जांपल लो, चलो श्वेता आपने शेयर्स का एग्जांपल लिया ना, आप मुझे बताओ, मेरे पास किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर्स पड़े हैं, आप मुझे बताओ ये मेरे लिए एसेट है या ये मेरे लिए फिक्टिशियस एसेट्स है। मेरे पास किंगफिशर एयरलाइन के शेयर्स है, दिस इज फिक्टिशियस एसेट्स। नो, दिस इज फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, उसके शेयर का वैल्यू जीरो हो गया, उसके शेयर का वैल्यू जीरो हो गया, खत्म। आप बताइए, इज दिस क्लियर। आज इस शेयर को अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। देन आप यहां पर चेक करो, क्या आपने ये टर्म भी पढ़ रखा है, इफ प्रेजेंट, हाँ अगर वैल्यू है तब वो एसेट है। अगर आज की रेट में कोई किंगफिशर एयरलाइंस के लिए मुझे कोई 1 रुपया भी देने को रेडी है, 50 पैसा भी देने को रेडी है, तो वो एसेट है, उसको मैं फिक्टिशियस नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर वो वैल्यू उसके लिए कुछ मुझे मिलेगा ही नहीं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। उस सिंपली मेरे बैलेंस शीट में सपोज करो मुझे किसी से पैसे लेने थे और वो इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, माई डेटर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो वो मेरे लिए क्या बन गया, फिक्टिशियस एसेट बन गया, क्योंकि उससे कोई पैसा मुझे रियलाइज नहीं होगा। क्यों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को फिक्टिशियस एसेट बोला, बिकॉज नो वैल्यू विल बी डिराइव्ड आउट ऑफ दैट। बाकी आप देखो सब जगह से आपको वैल्यू डिराइव होगा, राइट। फिक्टिशियस एसेट है वो एसेट है वैल्यूलेस एसेट्स, क्योंकि इससे नो वैल्यू विल बी डिराइव्ड और नो वैल्यू कैन बी डिराइव्ड, नो वैल्यू कैन बी डिराइव्ड। तो आप यहां पर सिंपली चेक करो। अच्छा आप एक और एग्जांपल लो, मेरे पास एक BMW कार है, ये एसेट है कि नहीं है, ये BMW कार है, ये एसेट है कि नहीं है, ये एसेट है, सो दिस इज एन एसेट। अब मैं आपको बोलता हूं, ये BMW जो कार है इसमें आग लग गया एंड द कार इज फुल्ली बर्न्ट, दिस कार इज फुल्ली बर्न्ट, क्या अब भी ये मेरे लिए एसेट है, आंसर इज यस, ये अब भी मेरे लिए एक एसेट है। क्यों, क्योंकि इसको अगर मैं बेचूंगा तो भंगार वाले से मुझे कुछ तो वैल्यू मिलेगा, सम वैल्यू विल बी डिराइव्ड। हाँ, स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज डिराइव्ड। ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, टेक एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये BMW है, इस BMW को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि इस गाड़ी से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ये गाड़ी बैन हो गया है, दिस कार इज बैन। अब इज इट अ एसेट,
आंसर इज नो। अगर इसको मैं स्क्रैप में बेच सकता हूं, कि ये गाड़ी के पार्ट्स को अगर मैं स्क्रैप में बेच सकता हूं, तो स्टिल ये मेरे लिए एसेट रहेगा। लेकिन अगर इसको स्क्रैप में भी कोई नहीं खरीदेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज फिक्टिशियस एसेट्स। आप ऐसे एग्जांपल लो, किंगफिशर एयरलाइंस का मैंने 2008 में शेयर्स को परचेज किया था। उस टाइम इसका वैल्यू था, आज की डेट में या आप 2013 में देखो, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, इज शट डाउन। तो अब ये जो पहले मेरे पास इस समय ये एसेट था, इस समय ये एसेट था, लेकिन जैसे ही कंपनी बंद हो गया, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज फिक्टिशियस एसेट। इस फिक्टिशियस एसेट को अब मैं क्या करूंगा? आई विल राइट ऑफ इन द P&L अकाउंट। सिंपल। एक एसेट का अगर वैल्यू खत्म, तो आई विल राइट इट ऑफ इन द P&L अकाउंट। आप बताइए, डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? ओके, इफ यस, देन एक काम करते हैं, वी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन 15th, और फिर हम आगे नए टॉपिक्स को कवर करेंगे और नए टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।